मेरे मामा जी बहुत मेहनती आदमी थे। हमा वक़्त अपने काम से काम रखते थे। थोड़े सरमाए से बिज़नेस शुरू किया, काम की धनी थे। सारी ज़िंदगी मेहनत की और बरसों की रियाज़त के बाद बड़े ताजर बन गए। यूँ दौलत इनके घर की बांदी बन गई। मामा जी को नुमाइशी ज़िंदगी से तल्लक ना था, सैर-ओ-तफरीह की जानिब भी ध्यान न था। हाँ, जायदाद बनाने का शौक़ ज़रूर था। नमूदो नुमाइश इख्तियार करने की बजाय जो रुपया जोड़ा, इसे प्लाट, मकानात और दुकानें खरीदने में खपा दिया। वो दूर दराज इलाकों में सस्ते प्लाट और पुरानी कोठियाँ खरीद लेते थे, जो चंद बरसों बाद महंगी होकर लाखों का मुनाफा देती थी। खुदा जाने मेरे मामों को इस शौक़ से क्या तस्कीन मिलती थी। हालांकि औलाद में एक इकलौता बेटा था जिसका नाम अरमगान था। वो नेक, अतवार और खूबसूरत था। बेटियां अल्लाह ने दी ना थी कि जहेज़ का तफक्कर होता। जब अरमगान जवान हुआ तो सबकी नज़रें इस पर लग गईं। रिश्तेदारों में हर एक अपनी बेटी का रिश्ता अरमगान को देना चाहता था। माँ बाप भी इसी आरज़ू में जी रहे थे कि बेटे के सर पर सेहरा बांधे। बचपन में ममानी का ख्याल था कि इसकी शादी मेरी बहन से करेंगी, लेकिन जब दौलत छप्पड़ फाड़ कर बरसने लगी तो इनकी नीयत बदल गई और इनको मेरी आपी से रिश्ता बेजोड़ लगने लगा। उन्होंने बातों बातों में मेरी वालदा को बावर करवा दिया कि बेटे का रिश्ता अपने हम पल्ला लोगों में करेंगी, लिहाजा आप लोग आस में न रहें। अरमगान सीधा साधा बस अल्लाह लोग था। इस लड़के ने कभी न सोचा कि खुद ही किसी लड़की को पसंद कर लूँ। वो तो किसी की जानिब आँख उठाकर देखने से भी लजाता था। इसकी माँ ने बहू पसंद करने की मुहिम शुरू कर दी। बिला आखिर इनको एक लड़की पसंद आ गई जिसका नाम महजबीन था। ममानी हर एक से यही कहती थी कि मैंने अरमगान के लिए जो लड़की पसंद की है वो चंदे फ़ताब है। जोड़ी को चंदे महताब ही होना चाहिए। महजबीन अपने नाम की तरह सचमुच चांद का टुकड़ा थी, मगर ये चांद बेदाग नहीं था। वो पहले ही किसी की सूरत आंखों में बसा चुकी थी और इसके दिल पर मोहब्बत का दाग सबत हो चुका था। इसको अपना रिश्ता अरमगान से तय होने पर बहुत कलक हुआ। इसी तरह वो अपने महबूब से बिछड़ जाती। इसने साहिर के साथ तालीम हासिल की थी। ग्रेजुएशन के बाद कॉलेज को खैराबाद कह दिया था, मगर इसके बाद भी आपस में रवाबत रखे हुए थे और बाकायदगी से मिलते रहते थे। महजबीन के वालिदैन आज़ाद ख्याल थे। इनको परवाह न थी कि इनकी बेटी सहेली के घर का कह कर कहाँ जाती है और कितनी देर में वापस आती है। बहरहाल मंगनी होगी। मामू ममानी बहुत खुश थे तो अरमगान भी बहुत खुश था कि लड़की के हुस्न ने सहर का काम किया था। ये किसे खबर थी कि वो तो पहले से ही इश्क की जंजीरों में जकड़ी हुई मजबूर लड़की है। वो FA तक मेरे साथ पढ़ चुकी थी। मेरी इसके साथ दोस्ती थी, लिहाजा मैं इसको जानती थी और मैं ही क्या, क्लास की सब लड़कियां जानती थी कि वो जब कोई ख्याल दिमाग में बिठा लेती तो फिर इसको निकालना मुहाल होता था। इसीलिए सब इसको जनूनी लड़की कहा करते थी। और यहाँ तो सवाल दिल का था। मैं समझ रही थी वो भी अरमगान से शादी पर राज़ी ना होगी, क्योंकि वो साहर से वादे कर चुकी है। इसके वालिदैन दौलतमंद थे। इनको अपनी दौलत और हैसियत का बखूबी इल्म था। उन्होंने बेटी को समझाया कि अरमगान का रिश्ता बहुत अच्छा है, क्योंकि लड़का नेक, अतवार और खूबसूरत है और सोने पर सुहागा, वालिदैन की दौलत का इकलौता वारिस है। लिहाजा हमारा कहा मान लो और इस रिश्ते से इनकार मत करो। वालिदैन के दबाव से बेहद परेशान भी, क्योंकि सहर एक औसत घराने से था जहाँ जिंदगी सफेद पोशी के कफन में लिपटी हुई थी। अगर हजारों ख्वाहिशात का गला घोंट कर जीना पड़ता था। दोस्त होने के नाते महजबीन ने अपनी परेशानी मुझसे बयान की। वो नहीं जानती थी कि अरमगान का रिश्ता बचपन में भी मेरी आपी से तय हुआ था। बहरहाल वो मुझ पर इत्मीनान करती थी। तभी कहा, शाजिया बताओ मैं क्या करूं? मैं अपने वालिद से मुकाबला नहीं कर सकती, तो क्या मैं साहिर के साथ भाग जाऊं? ऐसा मत करना। मैंने इसको समझाया। वालिदैन को धोखा देकर घर से भाग जाने पर जानती हूँ इनको किस कदर सदमा होगा। उन्होंने तुम्हें पाला पोसा, तुम्हारे लाड उठाए, क्या ये सिला दोगी तुम इनके प्यार का, जबकि साहब के खानदान के बारे में तुम जानती भी नहीं हो, इसका घर देखा है और ना इसकी फैमिली से मिली हो।
ये तो आंखें बंद करके कुएं में छलांग लगाने वाली बात है। तो फिर मैं क्या करूं? तुम साहर से मिलती हो ना? हाँ, मैं तो इसे एक एक लम्हे की रिपोर्ट देती हूँ। हम सलसल राब्ते में हैं। क्या तुमने इसे बताया है कि तुम्हारा रिश्ता रमजान से हो रहा है? हाँ, बताया है। इसने क्या कहा? वो खामोश रहा। वो कुछ नहीं कहता है। इस बात पर मैं चौंक गई। ऐसा कैसे हो सकता है जबकि आग दोनों तरफ बराबर लगी हो? दिल की लगी कब किसी को चैन से बैठने देती है? फिर इतनी बड़ी बात को सुनकर सहर चुप क्यों है? हकीकत ये थी कि घर में जो बात होती या वालिदैन शादी के बारे जो मशवरे करते, वो एक एक हरफ अपने चाहने वालों के गोश गुजार कर देती थी। और ये शख्स एक लफ्ज़ नहीं कहता। हालांकि जब इश्क का भूत सवार हो तो दिमाग के चिराग गुल और आंखों पर पट्टी बन जाती है। नौ उम्र लड़कियां सच्चे जज्बों के साथ किसी नौजवान पर भरोसा कर लेती हैं। दूसरे मायनों में इसके साथ इश्क और वफा का रिश्ता निभा रही होती हैं, जबकि वो ये नहीं जानती कि इनका महबूब किस लायक है, किस कमाश का है। यूं वो नादानी में लुट जाती हैं या वालिदैन की नामोस को खाक में मिलाकर किसी कोठे की जीनत बन जाती हैं, या कत्ल हो जाती हैं, बुरे आंसर के चंगल में फंस जाती हैं, या गलत लोगों से ब्लैकमेल होती रहती हैं। मैंने बहुत सोच समझकर इसको मशवरा दिया कि महाजबीन, जितनी परेशानी तुम्हें है वैसी ही सहर को भी होनी चाहिए थी, मगर वो चुप है। तो इसका मतलब ये है कि वो इस मामले को संजीदा नहीं ले रहा। तुम ऐसा करो, इसे कहो कि वो तुम्हारा साथ दे ताकि तुम रमजान के बजाय इसके साथ शादी कर पाओ। कैसा साथ? वो पूछने लगी। ये तुम इससे पूछ लेना कि वो किस तरह तुम्हारा साथ दे सकता है, फिर जो कहे इस पर अमल कर लेना। अगर इसने घर से भाग चलने को कहा तब महजबीन और ज़्यादा परेशान हो गई। अरे भाई, पहले आप इससे बात तो करो। जब वो कहे कि भाग चलते हैं तब मुझे बताना, फिर सोचेंगे क्या करना है। ठीक है, तुम कहती हो तो मैं इसे साथ देना का कहती हूँ। तुमको कहना ही पड़ेगा, नहीं कहोगी तो मसला कैसे हल होगा? राह फरार ना पाकर इसने साहर से कहा, डैडी किसी सूरत मेरी शादी किसी और से करने पर राज़ी नहीं होंगे। इनका तो बस यही फैसला है कि रमजान को ही दामाद बनाना है। अब तुम बताओ मैं क्या करूं? अगर तुम साथ दो तो मैं तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूँ। हम घर से भाग कर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, यही वक्त है। महाजबीन इसको बता चुकी थी कि जिस लड़के से इसकी शादी हो रही है वो जायदाद का इकलौता वारिस है। तभी साहर ने इसको ये मशवरा दिया कि फ़िलहाल वो वालिदैन का कहा मान ले। वो बोला, तुम रमजान से शादी कर लो, लेकिन मुझसे राब्ता मत तोड़ना। इस तरह हम मिलने की कोई सूरत निकाल लेंगे। ये जवाब सुनकर महजबीन और परेशान होगी। सोचने लगी कि साहर को ये पता नहीं ही है कि एक शादीशुदा औरत का किसी दूसरे मर्द से मिलना या राब्ता रखना इतना आसान नहीं होता। फिर भी इसने कितने आराम से ये बात कह दी। एक बार भी नहीं कहा कि शादी से इनकार कर दो या मैं अपने घर वालों को रिश्ते के लिए तुम्हारे घर भेजता हूँ। महजबीन के वालिद रोशन ख्याल थे। मुमकिन था कि इसके आंसू इनका दिल मोम कर ही लेते, लेकिन ऐसा तभी मुमकिन था जब साहर एक बार रिश्ते मांगने की हामी तो बढ़ता। महजबीन ने मुझे बताया कि साहर ने तो ठंडे ठंडे ये जवाब दिया है। अब क्या करूं? मुझे अंदाज़ा था कि साहर एक लालची नौजवान है, जबकि महजबीन अपने जज्बे में सच्ची और खड़ी है, मगर कच्ची उम्र में तजर्बा नहीं होता। इस जैसी लड़कियां नहीं जानती कि ज़माना क्या है, दुनिया कैसी है, लोग कैसे हैं, और जिसको हम दिल की गहराइयों से चाहते हैं वो कैसा है। महजबीन वालिदैन की लाडली भोली भाली बेटी थी। वो ये कैसे अंदाज़ा कर सकती थी कि आगे क्या होने वाला है। इस जैसी लड़कियों को कुछ पता नहीं होता, ना मुस्तकबिल में पेश आने वाली संगीनियों का एहसास होता है। बस इश्क का जादू सर चढ़ कर बोल रहा होता है। तभी ये लड़कियां बर्बाद हो जाती हैं। फिर वालिदैन याद आते हैं जो सच्चा प्यार करते हैं, हर दुख और गम से बचाते हैं, लेकिन फिर पछतावे क्या हो जब चिड़ियाँ चुग गई खेत, पानी सर से गुजर जाए तो पछतावा ही बाकी रह जाता है। साहर ने ऊपर नरम मिजाजी का फूल चढ़ाया हुआ था, मगर वो अंदर से सपाट दिल था।
इसे बखूबी अंदाज़ा था कि महजबीन का ज़हन इसकी गिरफ्त में है और वो इसके बगैर नहीं रह सकती। वो जब चाहेगा इसको अपनी तरफ खींच लेगा। वो खुशशक्ल मगर चालाक था। 2 साल तो वो मेरा भी क्लास फेलो रहा था। मैं इसके बारे में कुछ न कुछ अंदाज़ा लगा चुकी थी। वो दोहरी शख्सियत का मालिक था। इसका असल रूप कुछ और था, लेकिन जब किसी से मिलता तो बनावटी अखलाक का लबादा ओढ़ लेता था। मैंने 1-2 बार महजबीन को समझाया, मगर वो साहर के शहर में गले गले डूबी हुई थी। वो इसके लिए कुछ भी कर सकती थी। मैंने सेकंड ईयर के आखिरी दिनों में इससे किनारा कर लिया था। जब बात करती तोते की तरह शहर की रट लगाए रखती थी। मैं इसको जुनूनी लड़की कहा करती थी। साहर भी इसकी इस कमज़ोरी से वाकिफ़ था। जब इसने महजबीन से कहा कि तुम अरमगान से शादी कर लो, तो महजबीन को ढारस हो गई कि बाद में कोई हल निकाल कर वो इसे अपना लेगा। यूँ इस लड़की ने महबूब का कहा मानकर अरमगान से शादी कर ली। साहर ने चूँकि इससे वादे ले लिया था कि शादी के बाद वो इससे राब्ता बरकरार रखेगी। तभी जब इसका शौहर घर से बाहर जाता, वो फ़ोन पर साहर से बातें करती और इससे हदायत लेती। साहर इसको समझाता कि तुम अपने शौहर के साथ अच्छी तरह रहो। इसके प्यार का जवाब प्यार से दो। इसको बिल्कुल शक ना हो कि तुम्हारी नीयत कुछ और करने की है, क्योंकि तुमको इसका इत्मीनान जीतना है। जब तक इसका इत्मीनान ना जीतोगी, हम अपना मकसद ना पा सकेंगे। महजबीन को क्या खबर थी कि खोट तो साहर की नीयत में है। अगर वो इसका घर बसाए रखने या इसके माँ बाप की इज्जत की खातिर ऐसी हदायत इसे करता, तो बिलाशुबा वो एक अजीम और फरिश्ता सिर्फ इंसान होता। लेकिन ऐसा बिल्कुल ना था। इधर बेचारा अरमगान, जो महजबीन को पाकर बहुत खुश था, अपनी बीवी को टूट कर चाहने लगा था। वो इसका बहुत ख्याल रखता था। मामू और ममानी इस पर सदके वारी होते। मुद्दत बाद इस घर में खुशी आई थी। वो सब की चहेती थी। कुछ दिनों तक रिश्तेदारों की चहल पहल रही और मुबारक सलामत का सिलसिला चलता रहा। दावतें होती रही। फिर जब ये हंगामा ज़रा सर्द हुआ, तो महजबीन ने साहर से पूछा, अब मुझे क्या करना है? इन लोगों ने तो मुझसे बहुत ज़्यादा दिल लगा लिया है। यहाँ नई ज़िंदगी शुरू हो चुकी है और मैं इस ज़िंदगी का हिस्सा बनती जा रही हूँ। हम कैसे एक हो सकेंगे? जितना वक्त गुजरता जाएगा, इतनी दूरी बढ़ती जाएगी। आखिर तुमने सोचा क्या है? सोचा ये है कि तुम अरमगान को रास्ते से हटाओगी और हम फिर एक हो जाएंगे। इससे पहले तुम प्यार प्यार में अरमगान की जायदाद और बैंक बैलेंस अपने नाम करवाती रहो। तुम्हारे ससुर दिल के मरीज हैं, अब बीमार भी रहने लगे हैं। उन्होंने कारोबार बेटे को सौंप दिया है। मैं इसीलिए मुनासिब वक्त के इंतज़ार में हूँ। जो लोग मनफी सोचें रखते हैं, लंबी मनसूबा बंदी करते हैं, वो बड़े तहम्मुल के साथ अपनी मनसूबा बंदी को कामयाबी से हमकिनार करने का भी सोचते रहते हैं। साहिर का जहन इसी तरह था और महजबीन रोबोट की तरह इसके हर हुक्म पर अमल कर रही थी। हमारे मामू ममाने ज़्यादा चालाक ना थे। इन्हें गुमान भी ना था कि वो जिस बहू को फूलों की तरह रखते हैं, अपनी बेटी समझते हैं, वो किस डगर पर चल रही है। इन्हीं दिनों मामू बीमार हुए और वफात पा गए। एक बड़ा कांटा खुद इनके रास्ते से निकल गया और सारी जायदाद अरमगान के नाम हो गई। अब महजबीन ने कहना शुरू किया कि आप जायदाद मेरे नाम कर दें। अगर आपको मुझसे मोहब्बत है तो मुझे महफूज करें। अरमगान ने कहा, एक शर्त पर। जो ही हमारे घर पहला बच्चा होगा, जायदाद तुम्हारे नाम हो जाएगी। महजबीन, जो बच्चे की पैदाइश के हवाले से एहतियातों में लगी हुई थी, इसने साहर को शौहर की शर्त बता दी। साहर ने कहा, कोई बात नहीं, इस तरह अगर तुम साहिब जायदाद हो जाती हो तो ये घाटे का सौदा नहीं है। तब महजबीन ने एहतियात छोड़ दी और एक बेटी की माँ बन गई। अब इसने शौहर को इसकी शर्त याद दिलाई। अरमगान तो बीवी की मोहब्बत में सरशार रहता था। इसने कहा, यह भी कोई मसला है मेरी जान, मैं तुम्हारा हूँ, तुम मेरी, हर शय तुम्हारी ही है। यूँ एक रोज़ इसने मोहब्बत की सरशारी से आधी जायदाद बीवी के नाम कर दी और कहा कि बाकी की जायदाद बेटे की पैदाइश पर तोहफा दूंगा। ममानी ने तो पहले ही अपना हिस्सा अरमगान के नाम कर दिया था। उन्होंने और किसे देना था? जब महजबीन ने बेटे को जन्म दिया
तो अरमगान की खुशी का कोई ठिकाना ना था। अब भला कौन इनकी खुशगवार ज़िंदगी बारे शक कर सकता था। अरमगान ने अपनी कुल्लो मालो मता का मालिक बीवी को बना दिया। औरत कितनी भी गमराह हो, जब माँ बन जाती है तो अपने बच्चों से वफादार हो जाती है और इसी सबब शोहर के साथ भी वफा निभा देती है। मगर महजबीन जाने किस मिट्टी की बनी थी कि इसे ना तो बच्चों का ख्याल था और ना शोहर के बेलौस प्यार का। इसका दिल खामद की चाहत पाकर भी इसकी जानब माइल ना हो सका। वो अब भी सहर के सहर में गिरफ्तार इसके ख्यालों में गुम रहती थी, जबकि एक शादीशुदा औरत के लिए वो गैर महरम था। लेकिन इस नादान के दिल पर तो जैसे मेहर लग चुकी थी कि उसे अच्छाई बुराई गुनाह सवाब किसी बात का लिहाज ही नहीं रहा था। वो अगर शादी के बाद शहर से रिश्ता तोड़कर राब्ता ख़त्म कर डालती तो अपना घर आबाद करके घरेलू खुशियों से दामन भर लेती और अपने बच्चों की मोहब्बत से भी लुत्फ़ अंदोज़ होती। मगर इस बदनसीब औरत के लिए खुश नसीबी, घर का सुकून, शोहर का प्यार, तमाम आसाइशो आराम बेमायनी हो गए थे। वाकई वो ऐसी जनूनी लोगों में से थी जिनको अखलाकी इक़्तिदार का लिहाज नहीं रहता। ममानी अब अक्सर बीमार रहने लगी थी। महजबीन ने अरमगान से कहा कि मुझसे तुम्हारी माँ की खिदमत नहीं होती, मुझे अलग घर में रहना है। अपने बच्चों को देखूं या तुम्हारी माँ की देखभाल करूं। अरमगान अपनी बूढ़ी माँ से अलहदा नहीं होना चाहता था। इसी बात पर आए दिन झगड़ा फसाद रहने लगा। माँ तो फिर माँ होती है। इसने जब घर में अपनी वजह से की बेसुनी देखी तो बेटे की परेशानी का गम दिल पर ले लिया। वो बहू की चीखों चह सुनकर इतनी बीमार पड़ी कि इन्हें अस्पताल में दाखिल कराना पड़ा। सास की गैर मौजूदगी में बहू की पूरी आज़ादी मिल गई। अब मंसूबे पर अमल दरामद का वक़्त आ गया था। नौकर से कहा कि मैं अम्मा को देखने अस्पताल जा रही हूँ, तुम भी साथ चलो। इसने दोनों बच्चों और आया को भी साथ ले लिया। आया से कहा कि अस्पताल के अंदर छोटे से बच्चों को नहीं ले जा सकते, तुम इनके साथ गाड़ी में बैठी रहना। और ड्राइवर से कहा कि तुम भी गाड़ी के पास रहो ताकि बच्चों की निगरानी कर सको। फिर वो नौकरों के हमरा सास को देखने इनके रूम में चलेगी। शोहर को चलते वक्त फ़ोन कर दिया कि आप घर आ जाइए, मैं अम्मा को देखने जा रही हूँ। अरमगान के पास घर की दूसरी चाबी थी। वो फ़ौरन घर रवाना हो गया। गेट पर पहुंचा, ताला खोला और आराम करने अपने कमरे में चला गया। रात भर माँ के पास जागने गुजारने से वो बहुत थक गया था। लेटते ही नींद आ गई। महजबीन ने घर की एक चाबी सहर को भी दे रखी थी जो इस मंसूबे में काम आने वाली थी। एक पड़ोसी ने गेट खोला, देखा तो इसे अचंभा हुआ कि आज अरमगान का गेट क्यों खुला हुआ है। ये लोग तो छोटे बच्चों की वजह से हमेशा गेट बंद रखते थे। इसने झांका तो जो गाड़ी अरमगान के इस्तेमाल में रहती थी सामने ही नजर आ गई, जबकि दूसरी गाड़ी और ड्राइवर मौजूद नहीं थे। इसने नौकर को आवाज़ दी जो हमेशा गेट पर मौजूद रहता था, मगर आज वो भी मौजूद ना था। इसने बहुत आवाज़ें दी, बैल दी, मगर कोई जवाब ना मिला, जैसे घर में कोई मौजूद ना हो। राहील इनका पुराना पड़ोसी था, जानता था कि अरमगान की अम्मी बीमार हैं और अस्पताल में दाखिल है। शायद इमरजेंसी में ये लोग निकले हैं और गेट बंद करना भूल गए। वो घर के अंदर चला गया। इसने अरमगान को पुकारा। इसके कमरे का दरवाज़ा भी खुला हुआ था। इसने कमरे का जो नज़ारा देखा तो कांप कर रह गया। किसी ने अरमगान को गोली मार दी थी, क्योंकि वो फर्श पर औंधे मुँह पड़ा हुआ था और खून फर्श पर बिखरा हुआ था। वो ये मंजर देखकर दहल गया। या इलाही, ये क्या माजरा है। राहील ने फौरन पुलिस को फ़ोन करके वाक़ये की इत्तला दी। पुलिस ने आकर मकान को घेरे में ले लिया। राहील 2-4 मरतबा अरमगान के साथ ममानी की इयादत के लिए जाता रहा था। पुलिस के साथ अस्पताल गया, जहाँ महजबीन सास के पास बैठी हुई थी और बच्चे मुलाजमा के हमरा गाड़ी में मौजूद थे। जब राहील ने बताया कि किसी ने अरमगान को घर के अंदर गोली मार दी है, तो ये सुनते ही ममानी का हार्ट फेल हो गया और महजबीन ज़ारो कतार रोने लगी। ससुर तो पहले ही दाग मुबारकत दे चुके थे। शोहर और सास भी राही मलको अदम हो गई। वो रो रो कर कहती थी कि अब इसका और इसके बच्चों का क्या होगा। इसके वालिदैन को भी राहील ने इत्तला की, जो महजबीन और बच्चों को साथ अपने घर ले आए। पुलिस ने मोहल्लेदारों से पूछ-पूछ की। हर एक ने गवाही दी कि मियाँ बीवी में आपस में बहुत प्यार था और हुस्न सलूक से रह रहे थे।
हम ने कभी इनका झगड़ा नहीं सुना। महजबीन के अखलाक की सब ने तारीफ की और गवाही दी कि वो कभी रूठ कर मैके नहीं जाती थी। महजबीन के वालिदैन की माशरे में काफ़ी इज्जत थी। किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो ऐसी हरकत कर सकती है। अलबत्ता अरमगान के कत्ल को लोग ज़ाती दुश्मनी का शख्साना करार दे रहे थे, क्योंकि 2 किरायादारों से इन दिनों इसका झगड़ा चल रहा था जो इसकी दुकानें खाली नहीं करते थे और किराया भी वक़्त पर अदा नहीं करते थे। कुछ दिन तफ्तीश होती रही, फिर केस दफ्तर दखल हो गया कि ये उम्दा कत्ल था। अरमगान के सास ससुर ने भी तवज्जो से केस की पैरवी नहीं की कि इन झंझटों का वबाल कौन भुगतता है। मेरे अब्बू और मामू कुछ दिन भाग दौड़ करते रहे, फिर वो भी थक कर हार कर बैठ गए। 1 साल बाद महजबीन की दूसरी शादी हो गई। जिस शख्स से शादी हुई थी इसका नाम सुना तो मैं दंग रह गई। फिर खुद को समझाया कि इसकी किसी से तो शादी होना थी, उससे कर ली है। जिससे चाहत थी ऐसा तो होता ही है। ये दोनों खुशगवार ज़िंदगी गुजारने लगे। महजबीन को साबका शोहर की जुदाई का मलाल था या साहर से शादी करके खुशी हुई, ये तो वो जाने या खुदा, क्योंकि ज़मीर तो इंसान के अंदर होता है और कुदरत गलत कामों की सज़ा भी ज़रूर देती है। कातिल ज़माने की नज़रों से छुप जाए तो भी कुदरत के हाथों से नहीं बच सकता। महजबीन पर जल्दी ही सहर की हकीकत खुल गई। रफ्ता रफ्ता इसने सारी दौलत व जायदाद हथिया ली। नौबत यहाँ तक पहुँची कि एक घर और दुकानों के सिवा महजबीन के पास कुछ न बचा। इस औरत ने साहर पर अंधा इत्मीनान किया था, क्योंकि मोहब्बत होती ही अंधी है। जब सब कुछ लुट चुका तब अक्ल से पैदल महजबीन को होश आया। अब साहर का रवैया इसके साथ अहानत आमेज हो चुका था। साहर कहता कि अपने दोनों बच्चों को माँ को दे आए, लेकिन वो अपने मासूम बच्चों की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। एक दिन साहर ने महजबीन को ये कहकर तलाक दे दी कि तुम एक जनूनी औरत हो, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं। क्या खबर कल तुम मेरे साथ क्या करो, क्या पता तुम मुझे जहर दे दो। वो रोती बच्चों के साथ वालिदैन के घर लौट आई और रो रो कर अपनी बदकिस्मती सुनाई। इसने बताया कि सब कुछ हथियाने के बाद साहर इससे वो घर भी अपने नाम लिखवाना चाहता था जिसमें वो रहते थे। इनकार पर इसको तलाक दे दी और दौलत समेट कर बैरूनी मुल्क चला गया। ये हुआ जनूनी मोहब्बत का अंजाम। सोचती हूँ महजबीन के पास क्या बचा, इसने तो खुद अपनी खुशी को आग लगाई। क्या इसको मोहब्बत कहते हैं? समझ ना पाई कि किसने किससे मोहब्बत की। अरमगान ने महजबीन से और महजबीन ने साहर से और साहर ने दौलत से। साहर को तो दौलत मिल गई, मगर महजबीन को क्या मिला सिवाय इसके इसने अपने और बच्चों के दामन में फूलों की जगह खार भरे और अपने वालिदैन के दामन में गम डाल दिए।